आजकल के टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जो यूथ हैं जो एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं कि मेरा एक मैन्युफैक्चर उसको धीरे-धीरे मैं बड़ा करूँ, बड़ी फैक्ट्री में लेके जाऊँ। तो आजकल के टाइम में वो कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है? वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में? अक्सर कर यूथ यही गलती करता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट ले लूँगा, पैसे लगा दूँगा, फैक्ट्री डाल दूँगा, मशीनरी डाल दूँगा और बिज़नेस शुरू हो जाएगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। कि मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट अलग होती है, होलसेल अलग होती है, रिटेल अलग होती है। तो वहाँ पे कहीं न कहीं जो नया स्टार्टअप कर रहा था उसको ना एक डाउट होता है कि यार मैं मार्जिन कितना रखूँ? जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाई और उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपने अपना 10% का मार्जिन नहीं रखा, तो आप सैलरी पे कैसे करोगे? आप अपने रेंट, लाइट बिल, आपने दूसरे मार्केटिंग का कॉस्ट, आप अपनी खुद की सैलरी आप कैसे निकालोगे? तो मिनिमम 10% तो होना चाहिए, लेकिन ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट बना रहा होता है तो उसको किस पे ब्रांड पे ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है या फिर मार्जिन पे ध्यान देने की रिक्वायरमेंट? देखो, कहीं-कहीं लोगों के माइंड में ये मिथ होता है कि अगर आज हम जो है लेट्स सपोज़ कोई हमने प्रोडक्ट बनाई, स्टार्टिंग में उसकी प्राइस हम कम रखें और आगे चल के अगर प्राइस बढ़ती है तो जल्दी मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उस टाइम पे क्या तरीके होने चाहिए कि लोग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में फिट रखें? बहुत ईज़ी है, आप अपनी ब्रांड चेंज कर दो। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल। हुँ, तो जब आप अपनी बड़ाई करते हो ना, तो लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, लेकिन जो थर्ड पर्सन आपकी बड़ाई करता है ना, तो लोग तुरंत भरोसा कर लेते हैं। सही बात। दैट वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आजकल का जो यूथ है उसको भी काफ़ी मदद मिलने वाली है क्योंकि कई जगह कॉमन चीज़ें हमने देखी हुई हैं कि घंटों रील पे स्क्रॉल करके या घंटों यूट्यूब पे एक ही चीज़ सर्च करना कि यार मैं बिजनेस कौन सा करूं और करूं भी तो ऐसा जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो या फिर घर बैठे ही काम कैसे कर लिया जाए क्योंकि उतना बड़ा कोई सेटअप है नहीं उनके पास में बट इच्छा है एक इरादा है कि यार मुझे कुछ करना है उनको एक वे चाहिए। तो आज उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज मेरा ये है कि आजकल के टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जो यूथ हैं जो एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं कि मेरा एक मैन्युफैक्चर उसको धीरे-धीरे मैं बड़ा करूँ, बड़ी फैक्ट्री में लेके जाऊँ। तो आजकल के टाइम में वो कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है? वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में? राइट, ठीक है। देखो, मैं शुरू करूँगा एक रियल इंसिडेंट से। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, उस सोसाइटी में एक दिन एक लड़का मुझे मिला, तकरीबन 22-23 साल की एज होगी। एंड वो बोला, विशाल भाई मुझे आपसे मिलना है और मुझे आपके साथ में एक बिज़नेस के आइडिया के बारे में डिस्कशन करना है। राइट। तो मैंने बोला ठीक है, आप आ जाओ। तो वो आया और उसने डिस्कशन करना शुरू किया, सर मैं वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैंने मशीनरी प्लान की है, 1.5-2 करोड़ की मशीनरी है, मैंने जगह ले ली है, अब मेरे को स्टाफ हायर करना है और मेरा बिज़नेस बढ़ेगा, मेरे को वेंडर कैसे ढूँढना आप वो बताओ। तो ये सारी चीज़ें उसने डिस्कशन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलती हो रही है। राइट। और कुछ क्या गलती हो रही है कि आज चलो उसके पापा के पास पैसे हैं, तो उसने 1.5-2 करोड़ की मशीनरी ले ली, एग्ज़ैक्टली। बड़ी ज़मीन ले ली, फैक्ट्री लगा दी, राइट ना? लेकिन कितना चांसेस है इसका बिज़नेस सक्सेस जाएगा, राइट? तो पता चला यार बहुत कम चांसेस है। उसकी वजह क्या? क्योंकि उसको ऊपर से जो चीज़ें दिख रही है ना, जब करने जाएँगे तो वो चीज़ें उतनी ही टफ है, जितनी आसान दिख रही है। उसके दिमाग में कैसा ऊपर से एक क्वेश्चन है या ऊपर से उसको एक चीज़ क्लैरिटी कैसे आई है कि मैं यार मशीनरी लेकर आ जाऊँगा, मशीन लगा दूँगा, स्टाफ ले लूँगा, लोग बनाएँगे और मार्केट में बेचेंगे और मेरा बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। क्या ये चीज़ इतना सिंपल है? नहीं। राइट। अक्सर कर यूथ यही गलती करता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट ले लूँगा, पैसे लगा दूँगा, फैक्ट्री डाल दूँगा, मशीनरी डाल दूँगा और बिज़नेस शुरू हो जाएगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी चीज़ का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे होलसेल हो या फिर चाहे रिटेल हो, पहले आप उसका अनुभव लीजिए कि एक्चुअल में करता कैसे है काम? बिज़नेस में वर्क कैसे होता है? जैसे कि एज़ एग्ज़ाम्पल कि मशीनरी अगर मैं लेकर आता हूँ, वो पैसा मैं कहाँ से लाऊँगा? ठीक है। लाने के बाद वो मशीनरी चलती कैसे है? उसके स्टाफ कैसे होते हैं? कहाँ से मिलते हैं? मानो कि मैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करूँगा तो उसको बेचूँगा कहाँ? किसको बेचूँगा? किस प्राइस पे बेचूँगा?
मैं मेरी टीम का खर्चा कैसे निकालूंगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, मेरे और कितने खर्चे आएंगे, ये सब चीज़ों का आपको एक छोटा सा अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं लगभग सबको एक सलाह देता हूँ, आप डायरेक्टली बिजनेस में कूद मत जाओ। पहले जिस इंडस्ट्री में तुम जाना चाहते हो उस इंडस्ट्री में थोड़ी सी जॉब कर लो, थोड़ी नौकरी कर लो। उससे आपको क्या पता चलेगा कि एक्चुअल में ग्राउंड की रियलिटी क्या है। राइट। राइट। तो ग्राउंड की रियलिटी अगर आपने एक बार देख ली है, समझ लिया है, तो आपको अपने बिजनेस को सक्सेस करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो मैं किसी को ये नहीं कहता हूं कि आप बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाल दो, बड़ा सा आप है ना इन्वेस्टमेंट कर दो। मैं कहता हूं आप शुरुआत करो ट्रेडिंग से। राइट। कोई मैन्युफैक्चरिंग में आप जाना चाहते हो तो आप ये सोचो कि मैं अगर अभी प्लान कर रहा हूं तो मैं 6 महीने 1 साल के बाद करूंगा। राइट। तो उस टाइम पे आप क्या करो, कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप वहां चले जाओ, बोले सर आप बना रहे हो, मैं बेचूंगा, और उसके लिए जो भी आप मुझे कमीशन दे सकते हो आप दो। जीरो से शुरू हो गया, क्योंकि कोई भी इंसान बेचने के लिए आपको मना नहीं करेगा। राइट, आपको दे देगा। तो आपने एक बार जब बेचना शुरू किया तो आपको क्या पता चला, बनता कितने में है, कस्टमर लेने वाला कौन है, बिकता कितने में है, प्रोडक्ट का मटेरियल कहाँ से आ रहा है, मार्केटिंग कैसे हो रही है, किस तरीके से आपके पेमेंट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजों का आपको एक छोटा सा अनुभव हुआ। तो जब आप अपना बिजनेस डालने जाएंगे तो आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होंगी। तो शुरुआत जो सबसे पहले करनी चाहिए वो डायरेक्टली बिजनेस में कूदने की बजाय आप एक छोटी सी शुरुआत करो, और वो छोटी सी शुरुआत हो सकती है आप ट्रेडिंग से। तो यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपके बिजनेस के फेल होने के जो चांसेस है वो कम है। आज जैसे कि मैं किसी पॉडकास्ट में बात कर रहा था कि बहुत सारे आज स्टार्टअप फेल क्यों हो रहा है, फेल होने की वजह यही है कि मैं किसी कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहा था, मेरे दिमाग में आइडिया है कि ऐसा बिजनेस होना चाहिए, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, फंडिंग ले ली, और फंडिंग आने के बाद में उस पैसे का मुझे यूज कैसे करना है, मेरे पास कोई अनुभव नहीं। तो मैंने अननेसेसरी यहाँ वहाँ सब पैसे डाल दिए, और उसके बाद पता चला मेरा बिजनेस शट डाउन हो गया। फिर हम कहते हैं यार मैं फेल हो गया, मार्केट अच्छा काम नहीं कर रहा है, सिस्टम नहीं है। नहीं, ये सारी चीजें आप ये बोलो आपकी एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वही मार्केट में बहुत सारे लोग अरबों का बिजनेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। राइट। तो आप कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले अनुभव थोड़ा सा ले लो, फिर आप शुरू करो, तो शायद आपके बिजनेस के अंदर आपको डाउनफॉल कम देखने को मिलेगी। अगर डाउनफॉल आएगा तो आप बाउंस बैक कर लोगे। लेट्स सपोज अगर किसी ने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया और कोई भी प्रोडक्ट XYZ, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे भी आगे चर्चा करूंगा, तो उसका एक मार्जिन कितना होना चाहिए इनिशियल लेवल पे? क्योंकि क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट अलग होती है, होलसेल अलग होती है, रिटेल अलग होती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो नया स्टार्टअप कर रहा था उसको ना एक डाउट होता है कि यार मैं मार्जिन कितना रखूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा ख्वाहिश रहती है लोगों की मैं ज़्यादा मार्जिन रखूं। बट आपके हिसाब से क्या मार्जिन होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, और वो कितना ज़्यादा सफल कर सकती है एक बिजनेसमैन को उसमें? राइट। देखो, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बहुत वेरी करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि आप जिस भी बिजनेस के अंदर आप काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, मिनिमम आपका 10% मार्जिन तो होना चाहिए। मिनिमम। नहीं तो आप अपना खर्चा जो है ना वो चला नहीं पाओगे। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाई और उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपने अपना 10% का मार्जिन नहीं रखा तो आप सैलरी पे कैसे करोगे? आप अपने रेंट, लाइट बिल, अपने दूसरे मार्केटिंग का कॉस्ट, आप अपनी खुद की सैलरी आप कैसे निकालोगे? तो मिनिमम 10% तो होना चाहिए, लेकिन ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ी और अच्छी कंपनी को देखोगे जिन्होंने ब्रांड बनाई है, वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर 100, 150, 200, 500% का मार्जिन भी रखती है और वो कमा रही है। तो ये तब होता है जब आपने एक ब्रांड बने। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आप अगर कोई लोकल दुकान से कोई जींस लोगे तो 500 का मिल जाएगा, राइट। लेकिन उसी तरह का जींस आप थोड़ा सा मॉल में लेने जाओगे तो 5000 का बनेगा। कितना बड़ा मार्जिन हुआ? बहुत, राइट ना। तो कहने का मतलब जब आप एक ब्रांड बना लेते हो तो आप अपना मार्जिन अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट बना रहा होता है तो उसको किस पे, ब्रांड पे ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है या फिर मार्जिन पे ध्यान देने की रिक्वायरमेंट? देखो, इनिशियल लेवल के पर अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहा है तो उस प्रोडक्ट को बनाते समय सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बाजार में मेरे जैसे कितने प्रोडक्ट हैं।
राइट। क्योंकि मानो मैं मेरी ब्रांड बना रहा हूँ, ब्रांड तो मुझे बनाना है, लेकिन इनिशियल लेवल पे मुझे मेरे प्रोडक्ट को मार्केट में फिट करने के लिए, कस्टमर मेरी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे, मुझे मार्केट में जो चल रहा है उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। एज एग्जांपल, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, XYZ कोई मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को मैं चाहता हूँ 500 में बेचूं, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी मेरे जो कॉम्पिटिटर या मेरी तरह जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो ऑलरेडी उसको 200 या 300 में बेच रहे हैं। तो कस्टमर आपकी चीजों का एक्सेप्ट नहीं करेगा अनटिल अनलेस जब तक आपकी एक अच्छे लेवल की ब्रांड ना हो जाए, आप दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट ना हो जाओ, तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो शुरुआत में मुझे अपने प्रोडक्ट को फिट बैठने के लिए मुझे कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना पड़ेगा। मतलब मार्केट में 300 रुपए चल रहा है तो मैं कोशिश करूं 290 295 तक मैं मेरी प्रोडक्ट को रखूं, ताकि मेरी प्रोडक्ट को इनिशियल लेवल पे लोग एक्सेप्ट करें और मेरा बिजनेस रनिंग शुरू हो। जब मेरे कस्टमर बनना शुरू हो जाएंगे, मेरे प्रोडक्ट को लोग एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे मैं ब्रांडिंग करके एक अच्छा लेवल बना सकता हूँ। फिर जो 300 के मार्केट में लोग बेच रहे हैं, मैं मेरी ब्रांड के हिसाब से 500 का बेचूंगा तो भी लोग मेरी चीजें एक्सेप्ट करेंगे। कहीं कहीं लोगों के माइंड में ये मिथ होता है कि अगर आज हम जो है लेट्स सपोज कोई हमने प्रोडक्ट बनाई, स्टार्टिंग में उसकी प्राइस हम कम रखें और आगे चल के अगर प्राइस बढ़ती है तो जल्दी मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उस टाइम पे क्या तरीके होने चाहिए कि लोग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में फिट रखें? बहुत इजी है, आप अपनी ब्रांड चेंज कर दो। ओके, हाँ, समझो एज एग्जांपल, इसको लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं कि शुरुआत में मेरे बिजनेस को लेके मुझे मार्केट में एंटर करना था, तो मैंने लॉस लीडिंग किया, मतलब कि मैंने लॉस खाकर अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में फिट किया। मुझे कस्टमर मिल गए, राइट। अब कस्टमर मिल गए मुझे, मेरा बिजनेस चल रहा है लेकिन मेरा बिजनेस प्रॉफिट नहीं कर रहा है, तो मैं उन्हीं कस्टमर को एक दूसरी प्रीमियम वर्जन का प्रोडक्ट लाकर उन्हीं कस्टमर को बेच सकता और वहां से मेरा जो लॉस है उसको मैं कवर कर सकता हूँ। और ये हर कंपनी ने, बहुत कंपनी ने इसको है ना बड़े अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर यूज किया। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, मारुति सुजुकी के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। मारुति सुजुकी एक इकोनॉमी गाड़ी बेचती है, राइट, जिसमें स्विफ्ट है, जिसके अंदर डिजायर है, जिसके अंदर ऑल्टो है, ठीक है, ये सारी गाड़ियां बेचती है। तो उनको भी एक ऐसा सेगमेंट कवर करना था कि यार इकोनॉमी से थोड़ा हम प्रीमियम जाए, तो उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च की, नेक्सा। और नेक्सा के जरिए लेकर आए, बलेनो लेकर आए, नेक्सा के जरिए ग्रैंड विटारा लेकर आए, विटारा लेकर आए। तो उन लोगों ने एक एडवांस प्रोडक्ट जो थोड़ा प्रीमियम था, तो यहाँ से जो चीजें उनकी कवर नहीं, उन्होंने नेक्सा से कवर कर ली। ओके, लेट्स सपोज कि अगर एक प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग किया या कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया, अब हम उसको चाहते हैं कि स्टार्टिंग में उसको एक ब्रांड के रूप में बनाएं और एक मार्केट में वैसा बनाएं कि लोग उसको ब्रांड के तौर पे देखें, राइट। तो उसमें कितनी प्राइसिंग रखी जाए या फिर क्या क्या चीज़ें और रखी जाए कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल ना करना पड़े? एक हम एज ए स्टार्टिंग ही जब कर रहे हैं तो एक नए ब्रांड के तौर पे अगर हम इसको बनाएं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम करते हैं। एज एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट बनाई, अब प्रोडक्ट को आपको लॉन्च करना है, ठीक है, प्रोडक्ट को मार्केट में आपको रखना है, तो आप क्या करोगे? मार्केटिंग करोगे, ठीक है। मार्केटिंग के लिए आप होर्डिंग्स लोगे, डिजिटल मार्केटिंग यूज करोगे, या फिर आपको दूसरी कोई स्ट्रेटजी। मैं ये कहता हूँ, लॉन्च करने की बजाय ट्राई करो ना कस्टमर को, जो पैसा मार्केटिंग में यूज करने वाले हो उसी पैसे का प्रोडक्ट फ्री में कस्टमर को बांट दो ना। बढ़िया, आपका कस्टमर ने यूज किया, उनका टेस्टिमोनियल ले लो, सर हमारी प्रोडक्ट कैसे लगी। अब जिसने फ्री में दिया आपके बारे में क्या बोलेगा? अच्छा ही बोलेगा। उसी को सोशल मीडिया में ऐड चलाओ, उसी का यूज करो आपकी और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। बिकॉज आज टेस्टिमोनियल, थर्ड पार्टी माउथ पब्लिसिटी के ऊपर लोग तुरंत बिलीव कर लेते हैं, राइट। समझना चाहिए इसको। आज कितनी सारी कंपनी, एज एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि थोड़े ही टाइम के अंदर कितनी सारी कंपनियां ब्रांड बन गई। ज़ुपी है ना, क्या है समझना, ड्रीम 11, माई सर्कल क्या है, ठीक है। अब ये 2 4 5 साल पहले की बात है, इनको कोई नहीं जानता था। सलमान खान है, ज़ुपी पे तुरंत का तुरंत पैसा विड्रॉ हो जाता है। तो ज़ुपी को कोई नहीं जानता था, लेकिन सलमान खान को तो जानते थे ना, तो उसकी ऑडियंस ने उसको एक्नॉलेज करना शुरू किया। इसी तरीके से आप अपने कस्टमर का फीडबैक लेके उसको सोशल मीडिया पे ऐड चलाओ ना, कि भाई हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो जब आप अपनी बड़ाई, कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा कहते हैं ना दोहा है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरे मोल। तो जब आप अपनी बड़ाई करते हो ना, तो लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, लेकिन जो थर्ड पर्सन आपकी बड़ाई करता है ना, तो लोग तुरंत भरोसा कर लेते हैं। दैट इज पावर ऑफ माउथ पब्लिसिटी।
उसको एज अ टेस्टिमोनियल यूज करो। और जब आपकी प्रोडक्ट के बारे में 50 कस्टमर जब बोल रहे हैं कि हमने यहाँ से यूज़ किया, हमने यहाँ से यूज़ किया, हमने यहाँ से यूज़ किया, और आप उसकी ऐड चला रहे हो, फिर देखो लोगों का ट्रस्ट अपने आप। यार इतने सारे कस्टमर झूठ थोड़ी बोलेंगे। सही बात, सही बात। तो आप है ना उस तरीके से अगर अपने प्रोडक्ट को लेकर जाते हो, मैं सिंपल सा एक चीज़ देखता हूँ कि आज आप छोटी सी दुकान किसी ने ओपन किया, राइट, तो ओपनिंग करता है, ग्रैंड ओपनिंग करता है। अब ग्रैंड ओपनिंग के अंदर वो अपने रिश्तेदारों को बुलाएगा, दोस्तों को बुलाएगा, वो फैमिली मेंबर्स को बुलाएगा, सुपरस्टार को बुलाएगा, किसी सिंगर को बुलाएगा, और इन सब के लिए लाखों रुपए खर्चा करेगा। जो रिश्तेदार तुम्हारे वहां से आज आइसक्रीम खाकर गए, वो कल तुम्हारे वहां खरीदी करने आएंगे? नहीं आएंगे। तो क्यों दे रहे हो, क्यों ग्रैंड ओपनिंग कर रहे हो? आप जिस एरिया में बैठे हो ना, उस एरिया के लोगों को क्या बोल दो कि भाई 2 दिन के लिए मेरे वहां से फ्री शॉपिंग। सही बात। तो वही कस्टमर आपके वहां दोबारा रिपीट आएंगे। हो सकता है तुम्हारे यहाँ 100 लोग आए, 100 में से 10 लोग आए यार, लेकिन तुमने जिनके पीछे इतना सारा खर्चा किया ग्रैंड ओपनिंग करने के, उसमें से कोई नहीं आने वाला है। तो वो ग्रैंड ओपनिंग करने की बजाय वही सारा बेनिफिट तुम्हारे नियर डियर के कस्टमर को दे दो, तो कल वो तुम्हें धंधा देंगे। तो एक बेस्ट तरीका है कि आप अपने मार्केट के अंदर एंट्री इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, पुराना एक वो प्रथा चली हुई है, नहीं तो मेरे को ओपनिंग ही करनी है। अरे ओपनिंग करने का मतलब क्या है, क्यों कर रहे हो ओपनिंग, पर्पस क्या है? कस्टमर चाहिए ना। तो कस्टमर जिनको बुला रहे वो नहीं आए, क्यों? आप क्या रिश्तेदार, आप समझो आप रह रहे हो ए जगह पे, वो आ रहा है डी जगह से, तो वो आपके वहां थोड़ी शॉपिंग करने आएगा। तो जो आपके वहाँ नियर डियर में, उनके साथ आप रिलेशन बना, वो आपको धंधा देंगे और मार्केट में आपको अच्छा एंट्री मिल जाएगा। एक प्रोडक्ट बनाते टाइम पे या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ भी स्टार्ट करने के टाइम पे एक माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि एक क्वांटिटी में हमें काम करना है या क्वालिटी में हमें काम करना है? लाइक कहने का मतलब है कि क्या हमें लो रेंज की प्रोडक्ट बनाई या प्रीमियम रेंज की प्रोडक्ट बनानी चाहिए? क्या माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका टीजी कौन है। ओके। आप किसको अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप मास कैटेगरी को अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, मतलब अधिकतर लोग, सब लोग अगर आपके कस्टमर हो, उनके लिए अगर आपको बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा आपको एक लो रेंज की प्रोडक्ट। ओके, राइट। जैसे कि कहा जाता है कि हमारा इंडिया है ना, ये पूरा इंडिया का कहते हैं पॉपुलेशन, ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, 4 या 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हम कहते हैं लोअर क्लास, एक हम कहते हैं अपर लोअर क्लास, एक हम कहते हैं मिडिल क्लास, एक हम कहते हैं अपर मिडिल क्लास, एक कहते हैं रिच, और उसको कहते हैं सुपर रिच। तो आप किसको अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरी प्राइस कितनी है। अब प्रॉब्लम कई बार क्या होती है, मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग मेरी प्रोडक्ट लें, लेकिन मेरी प्रोडक्ट की प्राइस इतनी ज़्यादा है कि 1% ही एफर्ट कर पाएंगे। तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं सबके लिए बना रहा हूँ लेकिन बिक 4 ही रही है, तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एज एग्जाम्पल मानो मैं मारुति सुजुकी की बात करूँ, ठीक है, वो बना रही है भाई अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए। ठीक है, कि भाई जो महीने का 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं वो भी मेरी गाड़ी ले सकते हैं। 25-30 हज़ार कमाने वाला बंदा एक ऑल्टो अफोर्ड कर सकता है। तो वो उनको टारगेट कर रहा है कि भाई मेरे वहां पर ज्यादा कस्टमर को मुझे बेचना है, तो मेरी गाड़ियों की रेंज कम होनी चाहिए, राइट, प्राइस कम होना चाहिए। वहीं पर तुम देखोगे रोल्स रॉय को, वो 1% को ही टारगेट कर रहा है, सुपर रिच लोगों को, मुझे सबको नहीं बेचना है। तो वो अपनी प्रोडक्ट की प्रीमियम प्राइस बन रखा है, और ऑल्टो ने अपनी प्राइस एकदम इकोनॉमी रखा है कि मेरे वहां पर एक नौकरी करने वाला जो बंदा है 25-30 हज़ार रुपए कमा रहा है, वो भी एक ऑल्टो हायर कर सकता है, ले सकता है। तो आपको अपनी प्रोडक्ट बनाते समय ये ध्यान रखना है कि मुझे कौन से कस्टमर को बेचना है, मेरा टारगेट ग्रुप कौन सा है, कितनी उसकी इनकम है जो मेरी प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है। अक्सर कर मैंने लोगों को देखा है कि हम प्राइस है ना अपने हिसाब से फिक्स करते हैं कि मेरे को लग रहा है कि ये प्रोडक्ट है ना मेरे को 500 में बेचनी चाहिए। अरे 500 में आप बेचने की प्लान करो, लेकिन 500 में बेचने वाले या 500 में लेने वाले कस्टमर की तादाद कितनी है? सही बात। तो वो आप डिसाइड करके अगर अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करोगे तो आपके लिए आपकी प्रोडक्ट को बेचना इजी होगा। नहीं तो होगा ये कि देखो ये होता वही है कि मारना मुझे वहां है लेकिन मैं तीर यहाँ चला रहा हूँ। मतलब इन शॉर्ट अगर स्टार्टिंग अगर आप करें तो आप कॉम्पिटिटिव प्राइस रखिए। बिल्कुल, बढ़िया है, काफ़ी अच्छे से आपने बताया। कुछ और मेरे क्वेश्चंस हैं कि एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होगा और सबकी ख्वाहिश भी रहते हैं कि एक
सबसे अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन सा है? देखो यार, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, या मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सा बिजनेस बहुत अच्छा Yes. होता है। मैं उनको बोलता है यार सारा बिजनेस बहुत अच्छा है। लोग है ना जहर बेच के भी करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल। समझना, दारू यार जहर ही है ना। एग्जैक्टली। पान मामा गुटखा जहर ही है, लेकिन उसके में भी आप देखो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बनाए। तो हर तरह का बिजनेस जो है ना वो सक्सेस है, बस आपका इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इसको करना है, मुझे इसको समझ में आता है और मुझे इसके अंदर मुझे अपने बिजनेस को बड़ा करना है। देखो, हर तरह का बिजनेस के अंदर आपको बहुत सक्सेस लोग मिलेंगे और बहुत फेल लोग मिलेंगे। दोनों में अंतर देखोगे तो सिर्फ अंतर एक चीज का, माइंडसेट का है। राइट। कुछ लोग देखा देखी शुरू करते हैं और देखा देखी शुरू करने के चक्कर में वो अक्सर स्ट्रगल करते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। और कुछ लोगों का जेन्युइन इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, हमारे क्लाइंट है राजकोट के, अगरबत्ती बनाते हैं। अच्छा। समझो, अब अगरबत्ती छोटी कंपनी या छोटी प्रोडक्ट है, आपको पता है अगरबत्ती बना के उस बंदे ने करीबन 25-30 करोड़ का बिजनेस बना लिया। राइट। तो अगर देखने हैं लोगों के लिए कि यार अगरबत्ती तो छोटी प्रोडक्ट, इसमें इतना बिजनेस थोड़ी बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? साइकिल अगरबत्ती देखो कितने बड़ी ब्रांड है। राइट। समझना, वो अमिताभ बच्चन को लेकर आती है अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो जाहिर सी बात है अमिताभ बच्चन को पे करने की कैपेसिटी होगी तभी तो ना। बिल्कुल। तो लोग कर रहे हैं, हर तरह की इंडस्ट्री के अंदर लोग बिजनेस कर रहे हैं। इंटरेस्ट आपका है कि नहीं है, आप उसमें अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो कि नहीं, आपका माइंडसेट है कि नहीं है, इस पर डिपेंड करेगा। तो हर तरह का बिजनेस आप शुरू करो। और आज बहुत इजी है जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, या मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो या जाना चाहते हो, तो अगर आप हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जाते हो मैन्युफैक्चरिंग में, Okay. तो आप बहुत इजीली ग्रो कर पाओगे हाउस होल्डिंग प्रोडक्ट में। जैसे कि मानो आपने घर की कोई भी यूज करने वाली चीज मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू की, कोई भी चीज, तो आप जैसे कि आप बाथरूम क्लीनर आप ले लो, आप साबुन ले लो, शैम्पू ले लो, ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर एफर्ट लगाओगे आपकी चीज हो जाएगी। टॉयलेट क्लीनर ले लो, ठीक है, आप अपने वहाँ पे पोछा मारने वाला जो क्लीनर आता है, ये चीज ले लो, आपके लिए है। ये सारी प्रोडक्ट ऐसी है क्योंकि इनका यूज डेली हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस डेली यूज के प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड या अच्छी प्रोडक्ट बहुत कम है। जैसे मैं आपको बोलूं, टॉयलेट क्लीनर में हार्पिक के अलावा आप किसको जानते हो? नहीं, तो पूरा मार्केट खाली है। समझना, पूरा मार्केट खाली है। आप उसमें बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो, राइट। आयुर्वेद या आयुर्वेदिक साबुन में पतंजलि के अलावा किसको जानते हो? नहीं कोई। पूरा प्रोडक्ट खाली है। तो ऐसे बहुत सारा सेगमेंट है जो हाउस होल्डिंग प्रोडक्ट की अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप बहुत इजीली ग्रो कर पाओ। क्यों? हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बहुत है। अब ये बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसी के कंपैरिजन में उसी की क्वालिटी को मेंटेन करके रख के एक अच्छी प्राइस में अगर प्रोडक्ट को लेकर आया जाए, तो मेरे हिसाब से आप बहुत सक्सेस कर सकते हो अपने बिजनेस को। आज देखो, डीमार्ट के सक्सेस होने का कारण क्या है? वही है कि उसने ना मास ऑडियंस को कलेक्ट किया। राइट। आज कोई भी डीमार्ट में जाओगे ना तो कोई बहुत हाई पे वाला बंदा नहीं मिलेगा उनके वहां पे जॉब करने वाला, सब लोअर क्लास के, मिडिल क्लास के लोग मिलेंगे, राइट। वो प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं रखता है कि वही हाई रेंज वाला बहुत ब्रांड वाले नहीं रखते हैं, जो रेगुलर यूज वाला है। और दैट इज द ओनली रीजन कि उन्होंने बड़े ऑडियंस को टारगेट किया। और आज दुनिया, इंडिया के सबसे पहली और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी सिर्फ डीमार्ट है जो प्रॉफिट बना रही है इस सेगमेंट के अंदर। बाकी सब लोग, और उसकी वजह मैं उनके केस स्टडी में पढ़ रहा था तो पता चला यार ना, ताम झाम में फोकस नहीं करते हैं कि मेरे वहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरे वहाँ पे स्टाफ बड़े है ना डिसेंट होने चाहिए, पढ़े लिखे एजुकेटेड होने चाहिए, लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरे यहाँ पे स्मेल बहुत, इस पे वो फोकस ही नहीं करते। वो फोकस क्या करते हैं? सस्ता कैसे मिले, सिर्फ एक चीज। क्यों? उन्होंने एक चीज पकड़ लिया, मेरे वहां आने वाला बंदा जो सस्ता ढूंढ रहा वही आ रहा है, तो मैं उसको सस्ता दूं। और इंडिया में एक मार्केट भी है कि सस्ता लोग ढूंढते हैं। क्योंकि इंडिया का जो लोअर और अपर मिडिल क्लास जो है, या अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये बहुत ज्यादा है। और हमारी इनकम उतनी नहीं होती है कि हम ब्रांड में जा सके। तो हम क्या सोचते हैं, ब्रांड लेवल की प्रोडक्ट चाहिए और सस्ता चाहिए और वो जहां मिलेगी पूरी भीड़ उधर मुड़ जाएगी। सही बात। तो समझो ना, मैं बिग बाजार की केस स्टडी पढ़ रहा था, तो उनकी किताब पढ़ रहा था मैं, तो बहुत अच्छी चीज लिखी थी। जब बोला, जब पैंटालून उन्होंने चालू किया ना, तो देखा यार कस्टमर नहीं आ रहा है, तो
कस्टमर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वहाँ पे अभी कपड़े हैं। तो हमारे मिडिल क्लास की ये प्रॉब्लम क्या है, जब तक कपड़े फट नहीं जाते ना तब तक हम लेते नहीं है, राइट? राइट। तो लोग मतलब लोगों का रिसर्च किया तो पता चला यार जब तक कपड़े फटेंगे नहीं तब तक लेंगे नहीं, और फट नहीं रहे तो हमारा धंधा तो डाउन जा रहा है। तो क्या किया, एक्सचेंज ऑफर निकाला, पुराना कपड़ा ले आओ, नया ले जाओ। और उनके वहां पे जो लाइन लगी, लोगों को कपड़ा क्यों लेना चाहते थे, पैसे नहीं लेकिन थे, पैसे नहीं थे और पुराना छोड़ना नहीं चाह रहे थे, जब Exactly. तक पूरा पुराना तो ना उन्होंने एक बढ़िया ऑफर निकाला कि भाई पुराना दे दो, नया ले जाओ। और भाई लाइन लगी, मतलब उन्होंने जो धंधा किया, वहां से जो ग्रो हुआ पैंटालून, वो बिग बाजार जाके बना। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप बता सकते हैं ऑडियंस को कि जिसमें जो परचेज है, मतलब जो ऑडियंस है, मतलब जो लोग हैं, किसमें ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं और किसमें कम पैसे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें लोग मतलब पैसे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पैसे कम खर्च करना चाहते हैं वो। तो कुछ ऐसे मुझे देखो, हमारा इंडियन जो कस्टमर है या इंडियन कंज्यूमर है ना, उनको चाहिए सब, लेकिन सस्ते में चाहिए। मैं तुम्हें बताऊं, तुम आईफोन 20,000 में निकाल के देखो, इंडिया का भिखारी भी आईफोन लेके भीख मांगेगा। सही बात। कहने का मतलब एस्पिरेशन बहुत है, लेकिन क्या इनकम कम है, जिसके कारण वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट? और आप देखो ना कितना एस्पिरेशन है कि यार जिस बंदे की इनकम 15,000 20,000 है, वो भी ईएमआई पे आईफोन लेके घूम रहा है। मतलब एस्पिरेशन देखो। तो कहने का मेरा पर्पस है कि अगर आप अच्छी प्रोडक्ट को एक रीजनेबल प्राइस में लेकर आते हो, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा धंधा बना सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, अगर आप उसका क्वालिटी मेंटेन करते हैं। क्योंकि देखो, आज प्रीमियम प्रोडक्ट क्यों हम बोलते हैं, यहाँ ब्रांड प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, सस्ते प्रोडक्ट आती है ना, तो उनकी जो क्वालिटी है ना, वो जो है बिगड़ जाती है। तो इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है यार मैंने पैसे भी दिए और अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं मिला। अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर पाओ, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस के अंदर अगर लेकर आओ, तो आप इंडिया के बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। बहुत बड़े मार्केट को। और ऐसा नहीं है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, किसी ने किया नहीं। मैंने आपको जैसे बताया, डी मार्ट ने किया है। डी मार्ट, आज समझो तुम डी मार्ट में कभी भी चले जाओ, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कभी तुम्हें खाली नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और खाली मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी इंडिया में जितने डी मार्ट है सब में कभी भी चले जाओ, कभी खाली नहीं मिलेगा। हमेशा तुम्हें लोग मिलेंगे मिलेंगे। बहुत भीड़ रहती है, राइट? तो उसकी वजह ये कि उन्होंने इंडिया की जो मेन नीड है ना, उसको समझ लिया है, और उसको समझने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बनाया। एंड आज देखो उनका। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक रीजनेबल प्राइस में आप लेकर आते हो चीज़ों को, तो शायद आप बहुत बड़ा मार्केट इंडिया का कैप्चर कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि हमने लेट्स सपोज प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर लिया, जो सारे स्टेप्स आपने बताए, प्राइस क्या रखनी है, सब चीज़ हमने। अब एक जो लोकल प्रोडक्ट है, मतलब जो हम अभी यहाँ पे बना रहे हैं सपोज सूरत में, तो उसको हम लोग नेशनली या इंटरनेशनली कैसे उसको पहुँचाएं और कितने समय में पहुँचाना चाहिए? एक डेडलाइन जरूर होनी चाहिए। देखो, कहा जाता है, जैसे मैं एक पॉडकास्ट में बता रहा था कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो बिजनेस है ना, वो एटलीस्ट 3 साल लेता है आपको प्रॉफिट देने में। तो आपकी जो प्रोडक्ट है, आज आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप अपने शहर के अंदर बेचना आपने स्टार्ट किया। अब आपकी प्रोडक्ट को आपने कितना बेटर बनाया, है ना? जैसे जैसे आपके कस्टमर का फीडबैक आपको मिलता जाता, सपोज एज एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट बनाई, अब मुझे इस प्रोडक्ट को पूरा पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कब करो, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कहा जाता है कि आपको पहले अपने होम ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको जितनी गलतियां हैं वो सारी गलतियां होम ग्राउंड पे कर लेनी है, क्योंकि आप जब बाहर निकलोगे तो बाहर आपको गलतियों के ऊपर लोग माफ नहीं करेंगे, राइट ना? तो आपको क्या करना है, आप अपनी प्रोडक्ट को आपने लॉन्च किया, और आपके शहर में आप जितनी ट्रायल एरर करना चाहते हो सब कर लो। ऑडियंस से बात कर लो, कस्टमर से बात कर लो, टीम से बात कर लो, प्रोडक्ट में जितना फीडबैक मिल सकता है उसको जितना इंप्रूव कर सकते हो करो। एक बार आपका इंप्रूवमेंट हो गया, प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट बन गया, एक अच्छा प्रोडक्ट बन गया, देन आप इंस्टेंट आप निकलो, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जाओ, डीलरशिप में जाओ, फ्रेंचाइजेस में जाओ, आप है ना आउटसोर्सिंग करो, आप दूसरी जगह मैन्युफैक्चरिंग करो, आप दूसरी जगह पर प्लांट लगाओ। ये जितनी स्पीड में आप करना चाहो कर सकते हो।
मतलब इसको हम कहते हैं ना कि देखो, आपका बेस जितना जल्दी आप मजबूत कर लोगे उतना जल्दी आपके बाकी के फ्लोर आप तैयार कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, अपने एक क्लाइंट है, डेयरी का प्रोडक्ट उनका था, तो उनके दिमाग में कैसा था कि यार मेरे को ना मेरी फ्रेंचाइजी नहीं देनी है, मुझे खुद का आउटलेट चालू करना है, राइट ना। तो उनको कन्विंस करने में हमें काफी टाइम लगा कि सर हर जगह अपनी आउटलेट चालू करने जाओगे तो हर आउटलेट के लिए 20-25 लाख का पैसा आपको लगेगा, तो आप है ना वो पैसा इकट्ठा करने में आपको बहुत समय लग जाएगा और आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। तो उनको ये कन्विंस करने में काफी समय लगा, लेकिन जब उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ मुझे फ्रेंचाइजीज में जाना है, तो समझो आने वाले 2 साल में उन्होंने दूसरे लगभग 14 फ्रेंचाइजी ओपन कर ली। 25 साल में एक आउटलेट, नेक्स्ट 2 साल में 15 आउटलेट, राइट। तो कहने का मतलब ये कि बेस उनका बन गया, उनकी प्रोडक्ट जो अच्छी है ये लोगों ने अप्रूव कर दिया, लोग उनकी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, लोग उनको फीडबैक दे रहे हैं, लोग उनके वहां पर उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। तो उनको एक चीज समझ में आ गई कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, तभी लोग आ रहे हैं, तभी रिपीट हो रहा है, तभी लोग डिमांड कर रहे हैं। तो अब इसी प्रोडक्ट को मुझे और लोगों तक पहुंचाना है, और उन्होंने उसके लिए अपना नेक्स्ट स्टेप लिया, दैट इज फ्रेंचाइजी, राइट। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट की लैंग्वेज में MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर को दो यूज करने के लिए, कस्टमर ने यूज किया, कस्टमर से फीडबैक लो, फीडबैक के हिसाब से इंप्रूव करो, फिर उसको मार्केट में रखो, फिर फीडबैक लो, फिर इंप्रूव करो, और जब कस्टमर बोला हाँ अभी आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो गई है, उसके बाद इंस्टेंट आप मार्केटिंग ब्रांडिंग के ऊपर लग जाओ और अपना चैनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाना शुरू करो, और आप बहुत तेजी से आप ग्रो कर पाओ, और बहुत जल्दी ग्रो किया है। मैं आपको बताऊं, पतंजलि के बारे में आपको आइडिया होगा, राइट। आज से तकरीबन 10 साल पहले, है ना, 10 या 12 साल पहले पतंजलि को हम सिर्फ एक प्रोडक्ट से जानते थे, दंत कांति, टूथपेस्ट, राइट। और दंत कांति को भी लोग कैसा फीडबैक दे रहे थे कि भाई दंत कांति का टूथपेस्ट यूज करने से मुंह से जो स्मेल आती है ना, बैड स्मेल आती है, वो नहीं आती। कमेंट करते थे यार दंत कांति आप यूज करो, दंत कांति यूज करो। और उस दंत कांति को कस्टमर तक पहुंचाने में, अप्रूवल लेने में, फीडबैक लेने में उनको काफी समय लगा, लेकिन जैसे ही पतंजलि को अप्रूवल मिल गया, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उन्होंने जो ग्रो किया जबरदस्त, वो हम सबके सामने, तो हर एक चीज मिल जाती है पतंजलि। एग्जैक्टली। आज आप पतंजलि की, मैंने तो बीच में ये सुना था पतंजलि ने जींस भी निकाला था, जींस भी निकाला था, कपड़े भी निकाले थे अपने, उन्होंने बहुत सारे और भी प्रोडक्ट, हालांकि उनका प्रोडक्ट नहीं चला, दैट इज डिफरेंट। बट कहने का मतलब ये है कि एक बार उनको अप्रूवल मिल गया कि कस्टमर ने मेरी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, और उसके बाद उन्होंने अपना स्केल करना शुरू किया, और आज जमाना या आलम ये है कि लगभग उनकी अच्छी खासी वैल्यूएशन हो गया, अच्छा खासा बिजनेस हो गया, हजारों करोड़ों का वो बिजनेस कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी ब्रांड बन के बहुत, मतलब, और सबसे ज्यादा उन्होंने तो देसी के ऊपर जो बात की, लोगों ने बड़ा कनेक्ट, स्वदेशी होना जरूरी है, तो उसको बड़ा कनेक्ट किया, और उसके कारण लोगों ने एक्सेप्ट किया, और आज इतिहास, मतलब एक टैगलाइन की वजह से अगर देखा जाए तो बहुत सफल हुआ उनका बिजनेस। तो प्रोडक्ट को यूज करो, मार्केट में दो, कस्टमर से फीडबैक लो, इम्प्रूव करके उसको और स्पीड में मार्केटिंग ग्रो करके आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छे से सबको डिटेल में समझाया, और आई होप कि सारी ऑडियंस को ये जो टॉपिक्स माइंड में चल रहे होते हैं वो उनको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।